नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान हॉटलाइन न्यूज और मैं हूं सौरभ दुबे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर राघवेंद्र राव। ये वर्तमान में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निदेशक है। डॉक्टर राव ने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कई अहम शोध किए हैं और आधुनिक चिकित्सा के साथ इसके तालमेल को लेकर महत्वपूर्ण काम किया है। कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा की क्या भूमिका हो सकती है? क्या ये हमारी स्वास्थ्य प्रणाली का अभिन्न हिस्सा बन सकता है? और क्या आने वाले समय में ये मेडिकल शिक्षा का अनिवार्य विषय बन सकता है? इन्हीं सभी सवालों को और स्वास्थ्य से जुड़े अहम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राव मौजूद हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस महत्वपूर्ण संवाद की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सीधा सवालों से शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि स्वास्थ्य को लेकर आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई अपनी परिभाषा खुद तय कर रहा है। लेकिन एक विशेषज्ञ के रूप में आपके अनुसार संपूर्ण स्वास्थ्य की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए? सर, जब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, हम सुषुप्ता संहिता को लेकर उसकी परिभाषा व्यक्त करते हैं। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। कि स्वास्थ्य ये की लक्षण ये नहीं कि आप बीमार हो तो आप स्वस्थ नहीं हो। लेकिन स्वास्थ्य के लक्षण ये भी होता है कि आपकी मन शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आप सुख में जीना होना चाहिए। वो भी स्वास्थ्य के एक लक्षण है। यदि आप शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है और मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपकी एंग्जाइटी या डिप्रेशन हुआ है, आप दुखी में है आप, तो वो स्वास्थ्य नहीं कहला जाता। तो स्वास्थ्य जो होता है, संपूर्ण जो टोटल संपूर्ण स्वास्थ्य जो हम कहते हैं, वो मन और तन दोनों को लेके हम उसको करते हैं। जी, जी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आजकल लोग अपनी सेहत के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली यानी एलोपैथी के साथ इसका तालमेल कितना संभव है? क्या दोनों मिलकर एक प्रभावी हेल्थ केयर मॉडल बना सकते हैं? हाँ, जरूर। पहले इसके बारे में जानने से पहले आपको ये अवगत करना पड़ेगा कि जो बीमारी आप आजकल हम देख रहे हैं, असंक्रामिक रोग, जैसे डायबिटीज, मधुमेह हो, डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, उच्च रक्तचाप हो या अस्थमा हो, एलर्जी हो या कैंसर हो या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, अन्य तरह की हृदय रोग हो, इन सब रोगों में आपको एक ही रिस्क फैक्टर मिलता है। वो है मोटापन, ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा आहार विहार, आचार विचार और जीवन शैली की जो पद्धति है, वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, काम नहीं करते, श्रम नहीं करते, ज्यादा देर बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं इसके बारे में। और आईसीएमआर ने एक संशोधन भी किया है 2017 में, जहाँ पे उन्होंने ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 65% जो लोग हैं, जो सिटीज में रहते हैं, वो लोग बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, काम ही नहीं करते, श्रम ही नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। और 50% के अधिक लोग गांव में भी वो श्रम नहीं करते हैं, वो आगे बैठे रहते हैं। आजकल क्या हुआ है ना, लोग, हम खेती करने वाले जो फार्मर्स जो बोलते हैं, वो घर में बैठे रहते हैं और सब कुछ आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है आजकल। अब वहाँ पे धान उगाने के लिए भी कोई आता है, उसको पेस्टिसाइड भी चलाने के लिए कोई आता है। तो ये सब आउटसोर्सिंग की मॉडल पे हो रहा है। तो लोग घर में बैठे रहे हैं और शारीरिक जो श्रम जो करना है वो नहीं कर रहे हैं। आप छोटे छोटे, अब दुकान जाना है या कहीं और पास में कहीं और जाना है, सब लोग अपना वाहन लेके जाते हैं, पैदल नहीं चलते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते हैं, लिफ्ट लेके जाते हैं। तो फिजिकल इनएक्टिविटी जो है, वो एक बड़ा प्रमाण से हमारे जीवन शैली को और हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि ये फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण और घर में बैठे बैठे बहुत सारा खाना, ज्यादा खाने के कारण मोटापन भी बढ़ रहा है। और ये अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर है सभी असंक्रामिक रोगों का। ठीक है। जब तक हम आहार विहार, आचार विचार, हम इन सभी में ध्यान नहीं देंगे, तब ये रोग बढ़ता जाएगा। तो ये एक बात है। दूसरी चीज है, जब एलोपैथी में हम इसकी चिकित्सा करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज की चिकित्सा, पहले आप डायबिटीज की एक गोली खा रहे हैं, शुगर कंट्रोल में आ रहा है, लेकिन आप अपना जीवन शैली अस्त व्यस्त ऐसे रखे रखे रहेंगे,
आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपकी मन में बहुत सारा तनाव होगा, स्ट्रेस होगा, और आपकी पान भी ठीक नहीं है, तो ये डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ सकता, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आ सकता। और थोड़े समय के बाद आप देखते रहेंगे कि ब्लड शुगर लेवल ये दवाई के बाद भी ये बढ़ता जाएगा। ये 120 से 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और आपको एक और दो तीन चार गोली भी लगाना पड़ेगा, और बाद में इंसुलिन भी लेना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, जब तक हम जीवन शैली को ठीक नहीं करेंगे, खान पान को ठीक नहीं करेंगे, तो इसकी रोक करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये लोग भी, एलोपैथी के लोग भी ये मानना शुरू कर दिया है कि हमें लाइफस्टाइल के ऊपर ज्यादा जोर देना है। और योगा और प्रकृति चिकित्सा इस तरह का पद्धति है जहाँ पे हम कोई किसी तरह की दवाई नहीं यूज करते, केवल हम खान पान को ठीक करके अपना जीवन में फिजिकल एक्टिविटी लाके, योगा लाके, मन को शांत करके, स्ट्रेस को कम करके हम ग्लूकोज की नियंत्रण करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि योग और नाशपाती से सब कुछ क्यूर हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो रोग बहुत सालों से ये चलते आ रहा है, उसको अचानक हम एक फास्टिंग करके हम ब्लड शुगर कम हो गया, देखो मैंने अपना डायबिटीज क्यूर कर दिया, वो तो बहुत गलत बात है। आप खाना नहीं खाएंगे तो शुगर कम होगा, सबको मालूम है ना। तो ज्यादा काला खाएंगे तो शुगर ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको इसको नियंत्रण करना है, और लॉन्ग टर्म पे, क्योंकि ये सब जो डिसीजेस हम बोल रहे हैं, ये सब जो रोग हम बोल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग ना, ये क्रोनिक डिसीज है। ये क्यूर होने वाला तो रोग नहीं है, लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इसको हम ठीक से नियंत्रण करेंगे लॉन्ग टर्म पे, ये क्यूर भी हो सकता है। तो इसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आहार विहार आचार विचार की पद्धति के जरिए इसको हम रोकथाम कर सकते हैं सर। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल भी होगा। आपने कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों पर शोध किया है। आपकी रिसर्च के आधार पर क्या योग और प्राकृतिक चिकित्सा इन बीमारियों के प्रबंधन और रोकथाम में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? बहुत 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 कैंसर की बात करेंगे। मैं कैंसर में हम कैंसर की क्यूर की बात नहीं कर रहे हैं। जब कैंसर की बात होता है, कैंसर की मरीज जो है, पेशेंट जो है, उनको सर्जरी होना पड़ता है, कीमोथेरेपी होना पड़ता है, रेडियोथेरेपी होना पड़ता है, और उसमें बहुत सारा साइड इफेक्ट्स है। और कैंसर जैसे जो बीमारी है, उससे उसे सुनकर ही उनको बहुत आतंक हो जाता है, बहुत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, उनको मन को शांत रखना वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उनमें पॉजिटिविटी लाना कि मैं क्यूर हो गए, मैं ठीक हो सकता हूँ, और ट्रीटमेंट लेके मैं इसको ठीक करवा दूंगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो योगा इसमें बहुत सारा काम किया है। योगा के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट्स बहुत अच्छी तरह से कैंसर को कोप किया है, और उसको ट्रीटमेंट लेके वो भी सुधार गए हैं, वो भी ऑलमोस्ट देयर इन रिमिशन पीरियड। तो ये योगा के माध्यम से, प्रकृति चिकित्सा के माध्यम से हम क्या करते हैं, खान पीन ठीक करेंगे, स्वास्थ्य के ओर पर हम जो योग की हम मन को शांत करने वाला योग की जो प्रैक्टिसेस है वो देंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल, ये नहीं है कि योग की मतलब है कि लोग समझते हैं कि हम सूर्य नमस्कार करो, शीर्षासन करो, ये योग है। योग का मतलब है मनः प्रशमन उपाय, मन को शांत करने वाला जो प्रैक्टिस है उसको योग बोलते हैं। कई लोगों को भजन भी योग हो जाता है, कई लोगों के लिए प्राणायाम योग हो जाता है, कई लोगों के लिए लेटना, योगा निद्रा करना, श्वासन करना योग हो जाता है। तो जो तरीके से, जिस तरीके से हम मन को शांत करेंगे उसको हम योग बोलेंगे। ठीक है, तो ये सब अपना के कैंसर के मरीज जो है ना, इनमें जो साइड इफेक्ट्स है, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, या आपकी जब कीमोथेरेपी लेने के टाइम में उल्टी होने की संभावना होता है। ठीक है, और उल्टी से बचाने के लिए लोग हम मेडिकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं उल्टी नहीं आने के लिए। लेकिन उल्टी नहीं आने के बाद में क्या होता है, गैस्ट्रोपैरेसिस हो जाता है, मोटिलिटी जो है जठर में, उसकी मूवमेंट्स कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उल्टी आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है कैंसर पेशेंट्स में। तो उसको ठीक करने के लिए योगा बहुत बढ़िया माध्यम माध्यम है। और नेशनल कैंसर केयर नेटवर्क, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, इन्होंने भी घोषणा किया कि आप इसको योगा आप नौसे वॉमिटिंग के लिए अपना सकते हैं। कैंसर में जो फेटीग होता है, जो थकान महसूस करते हैं, उसको ठीक करने के लिए योगा अपना सकते हैं। ठीक है, मेडिटेशन को एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर करने के लिए अपना सकते हैं। तो ये सब गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स एलोपैथी लोगों ने कह रखा है, क्योंकि ये रिसर्च के माध्यम से ये पाया गया है कि ये सब करने से, मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ आप योगा और जुड़ाने से ये सब ठीक हो सकता है। और एक और बात है, ओरल म्यूकोसाइटिस रेडिएशन थेरेपी में पेशेंट में, तो उसको ठीक करने के लिए हम हनी, मधु मधु है ना जो है, उसको हम उसको अप्लाई लेपन की तरह उसको
अंदर अपनाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो लेपन लगाने के बाद ये भी थोड़ा इसकी म्यूकोसाइटिस की जो ग्रेड है, गति है, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब चीजें है ना, छोटे छोटे चीज है, लेकिन पेशेंट में बहुत बड़ा असर करता है, क्योंकि पेशेंट को ये चाहिए कि उसकी राहत मिले, पेन नहीं हो। ठीक है। तो उसको हम दूर करने के लिए जब हम ये योगा और प्रकृति चिकित्सा अपनाते हैं ना, कन्वेंशनल मेडिकेशन मेडिसिन के साथ, तो इनको बहुत बड़ा लाभदायक होता है। दूसरी चीज है डायबिटीज में, ग्लूकोज की एयरपेयर होता होता रहता है। आपकी खान पीन ठीक नहीं है। जब हम खान पीन का जो समय है, खाने का जो समय है, उसको रेगुलेट करते हैं, तो ग्लूकोज की स्पाइक कम हो जाता है। तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है इसके कारण वो भी कम हो जाता है। तो लोग है ना दिन भर खाते रहते हैं, स्नैकिंग करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, इंसुलिन स्पाइक ज्यादा होता रहता है, और इंसुलिन और ग्लूकोज में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, और इंसुलिन ग्लूकोज के साथ जुड़ नहीं पाता। तो हम इसको एक रेगुलेट करेंगे, जिस तरह का कि हम 2 ही बार खाना खाएंगे। ओके। और जिस तरह का खाना खाएंगे उसमें ज्यादा चावल नहीं होगा, ग्लूकोज बढ़ाने की शक्ति नहीं होगा, ज्यादा प्रोटीन्स होगा, ज्यादा फाइबर्स होगा, ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होगा, विटामिन सी होगा। जब हम इस तरह का खाना खान पीन में थोड़ा चेंज करेंगे, तो ग्लूकोज की बढ़ोतरी भी कम हो जाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो जी इस तरह का हम जीवन शैली में खान पीन ठीक करने में हम हमें डायबिटीज या कैंसर जैसे जो रोग है, जो रोग में ये लोग घुस रहे हैं, ये लोग झेल रहे हैं लोग, तो उसको हम, उसकी जो गति है और उसकी जो साइड इफेक्ट्स को हम कम करने के लिए हम क्षमता कर सकते हैं योगा और राष्ट्रपति के साथ। जी 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 जी, बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल अमूमन दर्शकों द्वारा बहुत पूछा जाता है। क्या जब भी हम प्राकृतिक चिकित्सा और एलोपैथी की बात करते हैं तो दोनों के बीच एक बहस देखने को मिलती है। कुछ लोग इसे एक दूसरे का विरोधी मानते हैं, जबकि कुछ इसे पूरक प्रणाली के तौर पर देखते हैं। आपके अनुसार क्या एक संतुलित और समन्वित हेल्थ केयर सिस्टम संभव है, जिसमें दोनों विधाओं की ताकत का सही इस्तेमाल किया गया हो? ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, योगा और नेचुरोपैथी के रेगुलेशन ना होने के कारण, सेंट्रल रेगुलेशन ना होने के कारण, बहुत सारे लोग जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स है, जो डॉक्टर नहीं है और क्लिनिकल स्किल्स नहीं है, वो लोग अपने आप को डॉक्टर कहला के लोगों को घुमा रहे हैं यहाँ पे। वो लोग बोलते हैं कि मैं कैंसर को क्योर करूंगा, HIV को क्योर करूंगा, मैं हाइपरटेंशन को क्योर करूंगा। कुछ लोग लोगों को उनको बोलते हैं कि आप मेडिसिन मत लो, डायबिटीज लोगों को बोलते हैं आप मेडिसिन मत लो, हम पूरा नाशपाती से उसको रिवर्स करेंगे। कई लोग हैं जो क्रोनिक किडनी डिसीज, जो मरीज क्रोनिक किडनी डिसीज में झेल रहा है, वो डायलिसिस में है, वो डायलिसिस भी स्टॉप करके उसको घुमा रहा है। और वो लोग भी, बहुत सारे लोग इनकी किसी कारण उनकी मौत भी हो रहा है। तो ये झोला छाप जो डॉक्टर्स है, जो अपने आप को नेचुरोपैथी डॉक्टर्स कहलाते हैं, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है जो नेचुरोपैथी के सिस्टम में है, क्योंकि इन लोगों के बारे में, इन लोगों का ये यही एक मकसद है कि लोगों को गुमराह करना। ठीक है। इन लोगों को डाइवर्ट करना एलोपैथी से, सो दे अडॉप्ट एंटागोनिस्टिक एटीट्यूड अगेंस्ट एलोपैथी। लेकिन जो ट्रेन्ड BNMS डॉक्टर्स है, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी योगिक साइंसेज, जो क्लिनिकल ट्रेनिंग किया हुआ है, 5.5 साल का कोर्स करके डॉक्टर्स बने हुए हैं, जो वहाँ पे ऑलमोस्ट 60 कॉलेजेस हैं कॉलेज देश में, और उसमें 10,000 के ऊपर BNMS डॉक्टर्स हैं, और वहाँ पे MD योगा और MD नेचुरोपैथी का डॉक्टर्स भी है। ये बहुत अच्छी तरह से एलोपैथी के साथ मिलके एलोपैथी हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं। ओके। और इंटीग्रेटिव मेडिसिन अपना रहे हैं। तो उनको उनको इजीली मालूम है उसको, डायबिटीज जब मरीज आता है उसको क्या करना है, उसके गोल्स क्या है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज करना, उसके खान पान चेंज करना, फिजिकल एक्टिविटी लाना। ठीक है, ताकि ग्लूकोज की नियंत्रण हो। ये लोग ये नहीं कहते कि मैं उसको क्योर करूंगा। ठीक है। तो इसको कैसे नियंत्रण करें, किस किस तरह के करना है, वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज आज आपस में जो ये मन मुटाव इसलिए हो रहा है, क्योंकि ये झोला छाप जो डॉक्टर्स है, अपने आप को नेचुरली डॉक्टर्स कहते हैं, सर्टिफिकेट लेके और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेके 1 साल की करस्पॉन्डेंस कोर्स करके, यही लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो लोगों को ये नहीं मालूम कि ये लोग जो सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, वह जायज जायज नहीं है, लेकिन इनके पास जाते हैं, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया के जरिए, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के जरिए, NGOs के जरिए अपने अपने आप को प्रचार करते हैं। तो ये एक बड़ा समस्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। जी जी जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्वास्थ्य शिक्षा में बदलाव को लेकर अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मेडिकल कॉलेजों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए? इससे हेल्थ केयर सिस्टम में क्या बदलाव आ सकता है?
ऑलरेडी इसकी काम हो रहा है। अब आप देखेंगे तो ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स भोपाल, इन लोगों ने एक अच्छा सा एक बुक भी लेके आए हैं। और पहले वर्ष में मेडिकल एमबीबीएस की छात्र सभी हॉस्पिटल्स में नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने ये दौरा किया कि सभी लोगों को एक महीने का एटलीस्ट योगा की एक तरगति की एक सर्टिफिकेशन की प्रोग्राम जैसा उसको करवाना है। तो हमारा जो संस्था है सीसीआरओएन, हम आरएमएल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर और एम्स दिल्ली में भी है। और वहाँ पे जो छात्र हैं वहाँ पे योगा करने आते हैं फर्स्ट ईयर का छात्र, तो उनको भी सेंसिटाइजेशन हो रहा है कि योगा की करने के लिए। दूसरी बात है हमारा सेंटर फॉर माइंड बॉडी इंटरवेंशन इन योगा। हमने एक बड़ा स्कीम बनाया है जहाँ पे हम लोग एम्स और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट्स के साथ टाइप कर रहे हैं। और संशोधन योगा की क्षेत्र में संशोधन बढ़ाने के लिए जिस तरह का हम योगा को अलग अलग डिसीजेस में इसको लागू कर सकते हैं, इसकी एविडेंस इकट्ठा कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो उसकी काम हो रहा है रिसर्च के माध्यम से। और इसी CMBAY प्रोग्राम में हमने ये भी किया है कि जो एमडी छात्र हैं, जो डीएमबी छात्र हैं, वो अपने थीसिस में योगा की एक्सपेरिमेंटल थीसिस वो कर सकते हैं। उसके लिए भी हम अनुदान दे रहे हैं हम CCRN से। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इंटीग्रेशन होना चाहिए, उन लोगों को योगा के बारे में अवगत करवा रहे हैं हम लोग। और हम लोग भी योगा की प्रमाण को बढ़ाने के लिए जो क्षमता, जो कार्य करना है, जो रिसर्च करना है, वो भी हम लोग कर रहे हैं। जी जी जी। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं इंटरव्यू के अगले और अंतिम सवाल की ओर। अगर कोई व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे, तो आप उसे क्या सलाह देंगे? चार वाले आहार विहार आचार विचार, सिंपल। आहार को आप नियंत्रण करो। ज्यादातर आप घर की खाना ही खाओ, बाहर बाहर मत खाओ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है फास्ट फूड के जरिए और बहुत सारा अडल्ट्रेशन के जरिए हमारे शरीर में बहुत सारा पॉइजन और टॉक्सिन्स जा रहा है। तो उसका लोड हमें कम करना है, तो बेहतर है कि स्वास्थ्य वाला अच्छा वाला खाना आप खा लो, घर का खाना खा लो। एक है। और उसकी खाने में भी नियंत्रण करो। अब आज काम करने के ज्यादा ये नहीं है, आप ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, आप बैठे रहेंगे घर में ही होंगे संडे को। सो आप देखते हो कि संडे को जब लोग घर में बैठते हैं, मन लगता है कि भाई जाके बाहर जाके खाऊं। ठीक है। और भूखे भी रहते हैं ताकि वो जाके अच्छा खा के आए। इस तरह का नहीं करना है, तो आपको जितना चाहिए उतना ही खा लीजिए। जितना आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से आप खा लीजिए। तो उस तरह का आप आहार आहार में नियंत्रण रखिए। और विहार रेस्ट कीजिए, रिलैक्स भी करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि आप काम ही करते रहो और आपकी निद्रा और रिलैक्सेशन का टाइम बहुत कम होगा। बहुत सारे लोग हैं जो घर में आते हैं 9 बजे 10 बजे काम के बाद, उसके बाद टीवी देखते हैं, उसके बाद 12 बजे 11 बजे के पास खाना खाते हैं, और 2 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं। तो इसकी जो साइकिल है उसको चेंज कर रहे हैं, स्लीप की साइकिल को चेंज कर रहे हैं, सर्कैडियन रिदम को चेंज कर रहे हैं। इन लोगों के लिए वो इसी के कारण जो नींद नहीं होने के कारण भी बहुत सारा बीमारी आ सकती है। तो विहार भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार, जिस तरह का जीवन पद्धति हम ले कर रहे हैं आजकल, तो उसको हमें चेंज करना है। जो जिस तरह का हमारा मन का जो है जीवन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत धन इकट्ठा करना है, मुझे इतना पावर चाहिए, इतना कंपटीशन है, रैट रेस है, उसके पीछे हमें नहीं जाना है। ठीक है। मन को शांत करो। हैप्पीनेस इज देयर विद इन। अब आज एक आपको एक अपने नेबर ने आपको, आपके पड़ोसी ने एक कार खरीदा है नया वाला। आपको भी इच्छा होता है वो मुझे भी इसको कार खरीदना है, आप खरीदते हैं। वो दूसरा एक और बड़ा कार खरीदेगा। आपको और इच्छा होता है मुझे ये भी खरीदना है, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो मूल वेदांत का जो सिद्धांत जो है, सुख दुख परीक्षा और आत्म परीक्षा। सुख दुख में क्या है, आप मेटेरियलिस्टिक परस्यूट के पीछे जाएंगे आपको कभी सुख नहीं मिलेगा। जो सुख मिलेगा वो बहुत कम समय का सुख है। एक लड्डू का वो आप सुख हो जाते हैं, आप पसंद करते हैं। दो का वो काफी हो जाता है। तीन का वो उल्टी होने लगता है ना। तो वो जो सुख है वो शाश्वत नहीं रहता। तो सुख तो अंदर ही है, हमें अंदर ही ढूंढना है। मेडिटेशन के जरिए, योगा के जरिए हम मन को शांत रखेंगे, हम अपने आप सुख सुख रहेंगे। तो इस चीजों के पीछे हम भागेंगे नहीं। तो ये हो गया आचार। और ये विचार भी है। ठीक है। तो इस विचारधारा को हम अपना के अपने जीवन शैली को बदलाएंगे।
और योगा और नाशपाती जो है मिनिमलिस्टिक लिविंग के बारे में बात करती है। ठीक है। आप ज्यादा चीजों के पीछे आप भागते रहोगे तो आप मन में शांत नहीं होगा। तो आप भागना छोड़ो, जहाँ पे हो जितना जितने जितने जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहो। ठीक है। सरल जीवन जीना है। ठीक है। इकट्ठा करने के बाद जो है हमें ये घर चाहिए, ये बड़ा बड़ा मकान चाहिए, एक कार चाहिए, वो चाहिए, इसके पीछे हमें भागना ही नहीं है। यदि हम संतुष्ट रहेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी जीवन बहुत सुख और आनंदमय हो जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें विचारधारा के रूप में हमें इसको अपनाना है। जी, जी। बहुत ही शानदार सीख आपने हमारे दर्शकों को दी है। एक आखिरी दरख्वास्त है आपसे, 28, 29 और 30 मार्च को होने वाले वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो के बारे में आपका क्या संदेश होगा? इस तरह की एक्सपो होना चाहिए ताकि लोगों को ये सामने आ जाए कि वेलनेस क्या होता है। ठीक है। और वेलनेस के लिए बहुत सारी जानकारी के लिए वो लोग इंटरनेट ढूंढते हैं, सोशल मीडिया ढूंढते हैं, लेकिन जब वो आकर देखेंगे इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या गुण है, और लोगों के साथ बातचीत हो जाएगा, वहाँ के एक्सपर्ट्स जो आएंगे उससे सब उसके भी बातचीत होगा, संपर्क होगा, तो उसको और अच्छा जानकारी मिल जाएगा इसके बारे में। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारा गलत चीज भी है, अच्छा चीज भी है। आपको उसको परखने के लिए आपको जाके देखना है। तो ये वर्ल्ड एक्सपो जो है एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों के साथ के पास पहुंच सकते हैं, और उसकी जो उसके साथ जो देख रेख होगा, उसके साथ जो समझो जो डिस्कशंस होगा, इंटरेक्शंस होगा, उससे ये वेलनेस और योगा और नाशपाती के जो वेलनेस के कॉम्पोनेंट है उसको हम फैलाने के लिए जो बात कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उसकी ये सब संभावना इसी तरह के एक्सपो से हो सकता है सर। जी, जी, जी। तो आज हमने जाना कि संपूर्ण स्वास्थ्य केवल दवाइयों तक सीमित नहीं, बल्कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पारंपरिक विधाओं का भी इसमें अहम योगदान है। डॉक्टर राव ने हमें बताया कि कैसे आधुनिक चिकित्सा और प्राकृतिक चिकित्सा मिलकर एक समग्र स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में योग और प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना चाहते हैं, तो आज ही इसकी शुरुआत करें। और हाँ, 28, 29 और 30 मार्च को होने वाले वर्ल्ड हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपो का हिस्सा ज़रूर बनें, जहां आपको स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम नई जानकारियां और विशेषज्ञों की राय मिलेगी। डॉक्टर राव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई महत्वपूर्ण बातचीत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, योग कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।